नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा निवाला बन गया है जो वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आप जानते हैं ना, सांप छछंदर वाली हालत, जिसमें ना निगलते बनता ना उगलते बनता है, वही हालत यहां पर हो गई है। जो ईरान जंग में कूद पड़े बिना सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप, उन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी हालत हो गई है कि वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स को निशाना बनाकर एक बड़ा संदेश तो पहले ही दे दिया कि ट्रंप के अल्टीमेटम खोखले शब्दों के अलावा कुछ और नहीं है। और अब ईरान की रिग पहाड़ियों में क्रैश हुए F-15E विमान के एक लापता पायलट को बचाने का जो दावा ट्रंप ने किया है, उसे भी ईरान ने खारिज कर दिया है। इस बीच ट्रंप के डर का एक बड़ा सबूत और सामने आया है। ट्रंप सरकार ने सैटेलाइट इमेज देने वाली सभी कंपनियों से कहा है, यह बहुत गौर से सुनिए दोस्तों, ये जो इमेज देख रहे हैं ये तो खैर ठीक है, ये नीचे से, लेकिन कुछ जो सैटेलाइट इमेजेस आती हैं, इन इमेजेस को देने वाली जितनी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को ट्रंप सरकार ने कहा है कि आप संघर्ष वाले क्षेत्र की तस्वीरें जारी करना अनिश्चित काल के लिए रोक दें। यानी ये जो तस्वीर है, ये सैटेलाइट इमेज है, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने हम ला रहे हैं, इस इमेज को ईरान ने जारी किया है, IRGC ने जारी किया है, और इसमें बताया है कि कैसे हमने अमेरिकी विमानों को मार गिराया। ये दिखा रहे हैं और कैसे वो भाग निकले। लेकिन इन तस्वीरों को जारी न करने का फरमान डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी सरकार ने जारी कर दिया है। और ये अलग अलग जो सैटेलाइट इमेजेस जारी होते हैं उन कंपनियों को, इसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लेनेट लैब्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और प्लेनेट लैब्स का एक ऑफिस तो यहां हमारे ऑफिस के पीछे ही है, लेकिन दुनिया भर में ये प्लेनेट लैब्स बहुत बड़ी कंपनी, इमेजिंग कंपनी है, सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है। वो प्लेनेट लैब्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। इसने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अमेरिकी सरकार के अनुरोध का पालन करते हुए ईरान और पश्चिम एशिया के संघर्ष वाले क्षेत्र की तस्वीरें अनिश्चित काल के लिए रोक रही हैं। यानी प्लेनेट लैब्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम अब इन तस्वीरों को, जो युद्ध क्षेत्र है, जंग का एरिया है, उस एरिया की तस्वीरें हम नहीं देंगे। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका या उसके साथी देशों को ईरान से हमलों में जो नुकसान हुआ है, जो मार पड़ रही है, जो जबरदस्त पिटाई कर रहा है ईरान, उस पिटाई वाली तस्वीरों को, मार वाली तस्वीरों को दुनिया देखे, ये जानकारी दुनिया के पास ना पहुंचे। आप जानते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आज भी अबू धाबी के प्रसिद्ध बोरूज पेट्रोकेमिकल संयंत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान ने किए, जिसके बाद भीषण आग लग गई। ये कोई मामूली संयंत्र नहीं था, बल्कि इसे संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। इस संयंत्र पर हमला सीधे तौर पर UAE की आर्थिक शक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले इजराइल ने तेहरान के पास स्थित शाहरान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया था। तेहरान में शाहरान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसको इजराइल ने निशाना बनाया था, तो अब उसका जवाब ईरान ने दिया है। ईरान बार बार कहता है कि आप हमारे ऊपर निशाना मत बनाइए, और खासकर उन जगहों को निशाना तो बिल्कुल मत बनाइए जिन जगहों पर आप निशाना बनाएंगे और पलटवार हम करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा तकलीफ में आप फंस जाएंगे। और यही यहां पर ईरान कर भी रहा है। ईरान पहले बताता है, फिर करता है, और फिर इमेजेस जारी करता है, और यह एक सही तरीका नजर आ रहा है। इस जंग के दौरान ईरान लगातार अपनी ताकत बता रहा है, और साथ ही ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश भी कर रहा है, और इसके लिए बाकायदा वीडियो फुटेज भी ईरान जारी कर रहा है। जैसे ईरान में लापता पायलट के बारे में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि अमेरिका ने इतिहास के सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। लेकिन ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, जहां पर IRGC का हेडक्वार्टर कहा जाता है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर जो खातम अल अनबिया है, उस सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने इस मिशन को नाकाम बताया है, जिसको कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि दुश्मन की अपने गिराए गए पायलट को बचाने की कोशिश अल्लाह की मदद और ईरानी बलों की कार्रवाई की वजह से विफल रही है।
तो देख लीजिए, सुबह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी पायलट को बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने 5 उनके सैनिकों को मार गिराए हैं और दुश्मन के कई विमान को नष्ट किया है। और खबर अभी आ रही है कि 8 विमानों को ईरान ने मार गिराया है। 8 जहाज, और 8 जहाजों को मार गिराने का मतलब है कि 16 सैनिक मारे जाना, अगर 2-2 सैनिक भी उसमें, अगर 2-2 क्रू के मेंबर हैं तब भी, गिरी सी गिरे हालत में अगर 2 हैं तो। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने कहा है कि एक फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान कई विमान तबाह किए गए। आईआरजीसी के तहत संचालित खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB, ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, इससे बात करते हुए कहा कि दुश्मन के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सपोर्ट विमान को मार गिराया गया है, जिसमें 5 लोग मारे गए। इसके फुटेज भी ईरान ने जारी किए हैं और ये तमाम फुटेज आप देख रहे हैं। इब्राहिम जोल्फागारी ने कहा है कि दुश्मन ने पायलट को बचाने के लिए ईरान में घुसपैठ की थी, जो नाकाम हो गई, और उनके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं और इस समय जल रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, आप जानते हैं बागेर गालिबाफ, इन्होंने इस मिशन पर क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रखता हूं। लिख रहे हैं वो कि अगर अमेरिका को अगर इस तरह की 3 और जीतें मिल गईं, अगर 3 और जीत, इसी तरह की जीत अमेरिका को मिल गई तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ये बात बहुत पते की है, बहुत दूर की है, भले इसे किसी और संदर्भ में, किसी और अंदाज में कहा जा रहा हो, लेकिन यह बात बहुत मजेदार इसलिए है क्योंकि अमेरिका झूठ पे झूठ बोल रहा है और उसका पर्दाफाश ईरान कर रहा है। वहीं ईरान ने अपने दिवंगत नेता और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का एक वीडियो जारी किया है, जो युद्ध शुरू होने से 11 दिन पहले का है। वीडियो के साथ दिए गए पोस्ट में लिखा गया है, उस पोस्ट में, उस वीडियो जारी करते हुए, कि थोपे गए तीसरे युद्ध की शुरुआत से 11 दिन पहले अमेरिका के आतंकवादी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए यहां आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी कभी कभी ऐसा करारा झटका लग सकता है कि वो अपनी जगह से उठ ही न पाए, ये कह रहे हैं यहां पर ईरान ने आज की तारीख में जो पोस्ट किया है। तो ट्रंप की हर तरफ से खिंचाई ईरान कर रहा है और खिसियाए ट्रंप अब भी अल्टीमेटम ही दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि याद रखें, जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज स्ट्रेट दिन का समय दिया था, समय कम बचा है, 48 घंटे बाद उन पर भयंकर तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस समय सीमा के अंदर स्ट्रेट को यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले कुछ और बात कह रहे हैं, वो भी आपके सामने लाऊंगा। अमेरिका की इस खोखली धमकी के बीच ओमान और ईरान, जी हां, ये बहुत पते की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। अमेरिका की इस खोखली धमकी के बीच ओमान और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में आवागमन को सुचारू बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है, हाई लेवल बैठक की है। और ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया है, आज रविवार का दिन है, आज बताया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के उप मंत्रियों के स्तर पर शनिवार यानी कल बैठक हुई। इस बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट से सुगम और निरंतर नौवहन सुनिश्चित करने के संभावित विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई, ये दोनों देश मिलकर। दरअसल हॉर्मुज और बाब अल मंदेब, ये दोनों इस समय ईरान के पास ऐसे तुरूप के इक्के हैं। देखिए हॉर्मुज, स्क्रीन पर आप देखिए, ये हॉर्मुज है, इधर ओमान की खाड़ी है, उधर पारस की खाड़ी है, ओमान बगल में, और ठीक उसके उस साइड, राइट साइड आप देख रहे हैं लाल कलर में, ये जो है लाल नहीं बल्कि गेर भगवा कलर कह सकते हैं, इस कलर में ईरान वहां पे दिखाई दे रहा। तो ये दोनों ओमान और ईरान आप देख रहे होंगे, फारस की खाड़ी और इधर अरब सागर, ओमान की खाड़ी, ये आप देख रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज और बाब अल मंदेब,
बाब अल मंदब जो है वो कहां है, जरा दूसरी तस्वीर लेके आइए तो ये भी हम समझ रहे हैं। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो दिखाई दे देगा बाब अल मंदब इसी में। और ये दोनों इस समय ईरान के पास ऐसे तुरूप के इक्के हैं जिसके आगे अमेरिका के सारे दांव फेल हैं। वैश्विक स्तर पर, दुनिया के लेवल पे आप देखें तो ऊर्जा का संकट बना हुआ है, और उसके अलावा भी जो तबाही हो रही है उसमें सारे देशों में अब असंतोष की आवाज उठ रही है। तो ट्रंप कब तक इस युद्ध को खींच पाएंगे ये देखना होगा। और इस बीच, जी हां, इस बीच भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है, ये देखिए, ये तस्वीर दिखाना चाह रहे थे हम, और इसमें एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दूसरी तरफ आप नीचे देखिए जहां हेडलाइंस लिखा हुआ है, इसके ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बाब अल मंदेब लिखा हुआ। बाब अल मंदब कहते हैं दरअसल फारसी में। हमारे साथ ईरान से हमारे साथी जुड़ेंगे और उनके जरिए और हम समझेंगे। 2500 किलोमीटर की दूरी है यहाँ ईरान से लेकर, ईरान के फारस की खाड़ी से, और यहाँ तक की दूरी 2500 किलोमीटर है। इधर इसको यमन और उधर वो ओमान, ये दोनों साइड, और इसके बीच में उधर ईरान। लेकिन दोनों पे ईरान का कितना दबदबा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और भारत में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि जैसा कि मैंने कहा था ये युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करना और उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ईरान ये युद्ध नहीं चाहता है। अभी तक ईरान ये युद्ध नहीं चाहता था। ईरान इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहता है। बहुत से लोग परेशान हैं और उन्हें इसमें नुकसान हुआ है। दुनिया भर में बहुत से लोग परेशान हैं और ये युद्ध का नतीजा है। दुनिया के नेता एक साथ आना चाहिए, दुनिया के तमाम नेताओं को एक साथ आना चाहिए और इसे रुकवाना चाहिए। यानी जिस ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, जिस ईरान को पाषाण युग, स्टोन एज में पहुंचाने की बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं, जिन ट्रंप को अपने लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो केवल हिंसा की जुबान बोल रहे हैं, वो मार काट की जुबान बोल रहे हैं, और वहीं कई जख्म खाकर भी ईरान शांति की बात कर रहा है। दुनिया के नेताओं से अपील कर रहा है कि एक साथ आइए, एक मंच पे आइए। हालांकि ट्रंप को जवाब देने के लिए अभी उसके तर्कश में तीरों की कोई कमी नहीं है। ईरान के पास आप जानते हैं कि बहुत सारे तीर अभी बाकी हैं, यानी बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे ड्रोन अभी बाकी है ईरान के पास। लेकिन फिर भी ईरान यहां शांति की बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर किसी तरह की तकलीफ है तो सब एक साथ आइए, एक मंच पे आइए। लेकिन लगातार बार बार हमारे ऊपर जो आप जंग थोप देते हैं वो मत कीजिए, ये ईरान कह रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कैसी भाषा कह रहे हैं, जरा उसका उदाहरण, जरा अभी से थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जो लिखा है, पहले अंग्रेजी में अगर फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो इंग्लिश में लेके आइए उनकी उस ट्रूथ सोशल पे लिखे गए, उनके इंग्लिश में दिए गए अपने वक्तव्य का, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या सचमुच नोबेल पीस प्राइज चाहिए या कुछ और चाहिए। जरा स्क्रीन पर ला सकते हैं तो जरूर लाइए जल्दी से। और ये समझाना जरूरी है कि आखिर हमारे दुनिया में ऐसे भी हुक्मरान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत दुखद हो जाता है। देखिए, पढ़ के सुनाऊं या आप खुद पढ़ रहे होंगे? ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ओपन द ... स्ट्रेट। अब हॉर्मुज को इन्होंने कोई और नाम दिया है, आप खुद पढ़ लीजिए। यू क्रेजी, इसके बाद भी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आप खुद पढ़ लीजिए। और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच। प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये भाषा है, आप समझ लीजिए, ये भाषा है। अब इस भाषा का क्या कहें हम, किस ढंग से इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की हिमायत करने वाला, दुनिया का बादशाह बनने की कोशिश करने वाला एक राष्ट्रपति इस ढंग की भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो ये दुखद है, ये दुखद है। और इसको अगर हिंदी में बताऊं आपको तो मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट, ये देखिए, मंगलवार को ईरान में एक साथ पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस मनाया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये कह रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य को खोल दें। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तुम पागलों खोल दो तुम पागलों, वरना नरक में जाओगे, देखते रहिए, अल्लाह की जय हो। ये सारी बातें यहाँ लिख रहे हैं। चलिए अब इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, दिमाग लगाएं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी इंग्लिश में लिखी हुई भाषा, इनके इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों का इस्तेमाल, उससे आप समझ सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका ये दिवालियापन है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप अब जंग खत्म करने की बात करेंगे या तबाही का सिलसिला कुछ और चलेगा, कुछ और दिन और चलेगा, या कुछ और महीने चलेगा, या इस सिलसिला में कुछ और बातें जुड़ेंगी। और इन सब के बीच बौखलाए ट्रंप ने सीधी धमकी दी है ईरान को, और यह धमकी आपके सामने है। और इस धमकी के बीच ईरान ने जो जबरदस्त पिटाई की है, वो पिटाई क्या है, उन सब पे हम चलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और आज एक और भी अच्छा दिन इसलिए क्योंकि आज ईस्टर का त्यौहार है। पूरी दुनिया में यह त्यौहार मनाया जाता है और ईस्टर की खुशियां बांटने के वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या खुशियां बांट रहे हैं वो आपके सामने है। हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अखिल स्वामी जी हैं, प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलख्यान जी और इधर जयशंकर जी। और इन 6 हमारे साथियों के साथ एक वरिष्ठ साथी सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिनके पास हम सीधे चलेंगे। और लगातार आप जानते हैं ईरान से कोई ना कोई साथी जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। सैयद सज्जाद सफावी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफावी साहब, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और आप तमाम साथी, आप सबका भी स्वागत इस्तकबाल इस चर्चा में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। सफावी साहब, दक्षिण ईरान में यानी साउदर्न पार्ट, इस्फहान जो रीजन है उधर, ये क्या चला है, क्या हुआ है, जरा बताइए। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जरा उन विजुअल्स को लेके आइए। ये वीडियो देखिए सफावी साहब। और यहां ईरान का दावा है कि अमेरिका जो कह रहा है कि हमने रेस्क्यू कर लिया है, ईरान का दावा है, IRGC का दावा है कि ऐसा नहीं हो सका है। इसमें आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं तो आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ऐसा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मुझे आमंत्रित करने का शुक्रिया। जी, अभी बहरहाल अमेरिका की तरफ से बहुत सी बातें कही जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से दावे किए गए हैं। इसमें 2-3 बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहला तो जो आपने और इस वक्त मीडिया में अक्सर ये कहा जा रहा है, ईरान वार, या इससे पहले भी अमेरिका ने जितनी भी जंगें की हैं वो उन मुल्कों के नाम से ही जानी जाती हैं, इराक वार, अफगानिस्तान वार, लीबिया वार। जबकि जो वार करने वाला है, जो क्राइम करने वाला है, वो अमेरिका है। दरअसल ये जितनी भी जंगें हुई हैं ये अमेरिकन वार्स हैं, इन सारे कंट्रीज के खिलाफ, इन सारे नेशंस के खिलाफ। इसलिए ये बहरहाल एक मगरबी मीडिया का नैरेटिव है कि जिस मुल्क पे हम हमला कर रहे हैं उस मुल्क के नाम से ही जंगों को जोड़ा जाए, ताकि मीडिया में कम से कम साइकोलॉजिकली तौर पर ये रहे कि ये जंग दरअसल ईरान की या इराक की या लीबिया की जंग है। जबकि हकीकत ये है कि हमेशा से इन सारी जंगों को शुरू करने वाला खुद अमेरिका रहा है, या अमेरिका के जो अलायंस दूसरे अलाइज हैं वो रहे हैं। दूसरा, अब तक जो कुछ भी इस जंग में हुआ है, और चाहे वो ट्रंप की धमकियां हो या ईरान के ऊपर हमले की कोशिशें की गई हो, तो जो पर्पस इस जंग का रहा है, जो हासिल करना चाहता था अमेरिका, अब तक वो अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं रहा है। सबसे पहले जो बात की गई वो रिजीम चेंज की बात की गई, और हमारा मीडिया भी इसको रिजीम चेंज के उन्वान से ही पेश कर रहा है, जबकि ये खुद गलत है। ईरान में रिजीम नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है। यहाँ एक आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रिपब्लिकन सिस्टम है। इसलिए जब हम ईरान की बात करते हैं तो हम उसको इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान के नाम से जानते हैं।
लिहाजा ये रिजीम नहीं है बल्कि एक हुकूमत है कि जिसे लोग वोट देकर चुनते हैं और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आकर हुकूमत करते हैं। और ऐसी एक हुकूमत के ऊपर ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से, इस्राइल की तरफ से हमला हुआ है और उस हमले में जो ईरान ने अपनी पावर का जिस तरह से इजहार किया है और अब तक वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, इस जंग में जीत हासिल करता जा रहा है। और अभी जो लास्ट नाइट में ईरान ने जो जीत हासिल की है वो उनके इस वक्त जो अमेरिका का सुप्रीमेसी का दावा था, खासकर उनका ये मानना था कि हमारी जो एयर सुप्रीमेसी है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई छू भी नहीं सकता है, खत्म करने की तो बात है। ईरान ने उनके इस दावे को कई बार गलत साबित किया है। यहाँ तक कि F-35 जैसा जेट कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे तो कोई देख भी नहीं सकता है, उसे मारने की तो बहुत बड़ी बात है, ईरान ने उसको भी कैप्चर किया, उसको भी मार गिराया और मुसलसल वो कई उनके विमान गिरा चुका है। और अगर हम कल की बात करें, जो विमान गिरे हैं उसमें जो पायलट इजेक्ट हुए हैं और अमेरिका का ये दावा है कि हमने उन्हें वापस गोया के ले लिया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अब तक उनके फुटेजेस सामने नहीं आए हैं। और वाकई अगर अमेरिका ने ऐसा कर भी लिया है, अपने जो पायलट है उनको बचा भी लिया है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। अमेरिका है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका है जो अपने आप को दुनिया का बाप कहता है, अमेरिका है जो बड़े बड़े दावे करता है। ईरान की तरफ से इस तरह का कोई दावा नहीं है, ईरान अपने आप को सुपर पावर नहीं कहता है। हाँ, ईरान ये जरूर कहता है कि अगर सुपर पावर से बड़ा भी कोई है वो हम पर हमला करने की कोशिश करता है या बेवकूफी करता है तो हमारे अंदर उसको जवाब देने की पूरी क्षमता पाई जाती है, हमारे अंदर उसे सबक सिखाने की पूरी क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए अगर अमेरिका ने यह काम किया भी है तो यह बहुत मामूली काम है। अगर आपको याद हो तो ईरान इससे पहले इंग्लैंड की, अमेरिका की नेवी को कई बार कैप्चर कर चुका है, अपने पानी के अंदर पकड़ चुका है, चाहे वो 2004 की हम बात करें, 2016 की बात करें, 2018 की बात करें, यहां पर इंग्लैंड और अमेरिका की नेवी को ईरान ने अपने पानी के अंदर पकड़ा और उसके बाद बहरहाल छोड़ दिया। तो इससे लगता है कि जो दावे ये देश करते चले आए हैं उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है बल्कि खोखले दावे हैं। बल्कि मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि अब तक अमेरिका ने जिन देशों के ऊपर भी हमले किए हैं उनमें से कोई भी देश, पावरफुल देश आपको नजर नहीं आएगा, कोई ताकतवर देश नजर नहीं आएगा जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया हो। अमेरिका हमेशा कमजोर देशों को दबाकर अपने आप को सुपर पावर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान के ऊपर हमला करके उसका यह दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और ईरान की तरफ से अब तक बहरहाल ईरान की तरफ से भी यह नहीं कहा गया है कि हमने अमेरिका के पायलट्स को पकड़ लिया है। तो इससे हो सकता है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचा लिया हो, लेकिन अपने एक या दो पायलट्स को बचाने के लिए जो उसने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन को किस तरह से ईरान ने नाकाम किया है, उस ऑपरेशन में किस तरह से ईरान ने उनका नुकसान किया है, इसे भी देखने की जरूरत है, इसे भी समझने की जरूरत है। और इससे भी अंदाजा लगाने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से अमेरिकन जो साम्राज्य रहा है, अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म अब तक रहा है, उसके जनाजे में, उसके ताबूत में आखिरी कील डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से ठुकने वाली है बहुत जल्द। अभी हमारे साथी कह रहे थे अगर अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे 4 प्रेसिडेंट मिल जाते हैं उनको, तो हकीकत यह है कि शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ही वो प्रेसिडेंट हो शायद कि जो ये काम करने वाले हों। अलबत्ता जो नया ट्वीट अभी या जो ट्रूथ मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। उसके बारे में अगर आप मुझे इजाजत दें तो सिर्फ 2 बातें मैं अर्ज करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पहली बात यह है कि अब आप देखिए तो दुनिया का जो मोरल लेवल है वो किस स्थल पर आ गया है, कितना नीचे गिर गया है कि एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट, एक वार क्राइम करता है, आकर वो एक मुल्क के अंदर हमला करता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करता है, वहां के स्कूल्स के ऊपर,
वहां के हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला करता है, वहां के जो ब्रिजेस है उनके ऊपर हमला करता है, और उसके बाद उसके ऊपर फख्र भी करता है, प्राउड करता है, बल्कि ये कहता है कि मैं ये वार क्राइम और भी ज्यादा करूंगा, और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। और खासकर यूएन कि जिसके जरिए से अब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान के ऊपर, कि जो असर जिसका नहीं होगा और ईरान उनके दबाव में नहीं आएगा, वो भी बिल्कुल खामोशी से ये सब कुछ देख रहा है, तमाशा दे रहा है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि कितना डाउन हो चुका है मॉरल सिचुएशन, कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। वार क्राइम करके कहा जा रहा है कि हम और ज्यादा क्राइम करेंगे, और हम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। दूसरा, जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात की है, तो जाहिर है कि अगर उनके अंदर दम है, वाकई वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वाकई अभी भी वो अगर इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं, तो आए। ईरान तो वेलकम कर रहा है उनका, ईरान की IRGC भी, ईरान की गवर्नमेंट भी, ईरान की मिलिट्री भी कह रही है कि मोस्ट वेलकम, आप आइए। उसके बाद देखिए कि आपके ऊपर क्या होता है। आप हमारे आइलैंड पे आएंगे, खाक आइलैंड पे आएंगे, दूसरे किसी आइलैंड पे आएंगे, आप हेलबोन करेंगे, आप जो है हमारे ऊपर जमीनी हमला करेंगे। हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, और हमने आपके फौजियों के लिए जो कैफिन्स है वो बनाकर रखे हैं। हमने आपके लिए यहां पर कब्रिस्तान में कब्रें तैयार करके रखी हैं, हमने पूरी तैयारी करके रखी है। बस आप एक बार आइए और जो आप चाहते हैं वो करके दिखाइए। दुनिया को भी समझ में आ जाएगा कि आपके दावों में, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। जी बिल्कुल, तो अब बने रहिए सफावी साहब। जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा कल से लेकर आज तक 3 उनके अलग अलग ट्रूथ सोशल के जरिए मैसेजेस आए। पहला मैसेज 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को, दूसरा मैसेज हमने अपने दोनों पायलट को वापस रेस्क्यू कर लिया है, और तीसरा मैसेज अभी आपके सामने था। क्या कहेंगे इन तीनों मैसेजेस पे? राजीव जी, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी आदमी की भाषा से उसके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, कि एक बार एक राजा रास्ता भटक गया, जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। राजा को ढूंढते हुए मंत्री भी रास्ते में गए, फिर उनके सैनिक गए, तो देखा एक साधु महात्मा जो बिल्कुल अंधे थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो मंत्री ने आके कहा कि प्रभु नमस्कार, स्वामी जी नमस्कार, आप ये बताइए कि क्या आपने किसी घोड़े की टाप सुनी और किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? फिर नौकर आया, उसने कहा, ये अंधे, ये बताओ कि यहाँ से तुमने किसी को आते हुए देखा? तो जब राजा मिले और तीनों ने कहा कि भाई आप तो आंखों से अंधे हैं, आपने कैसे पता चलाया कि वो मंत्री था और वो सिपाही था? उन्होंने कहा, ये सब भाषा से पता चलता है, आदमी के सभ्यता और संस्कार। मुझे सही में आश्चर्य हुआ राजीव जी, मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट, जहां अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति हुए हों, जिसको मानते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी की इतनी गहरी नींव है, वहां पे ऐसा भी राष्ट्रपति हो सकता है जो इतनी गंदी भाषा का उपयोग, अगर इस प्रकार के संस्कार हमारे देश के बच्चे देखेंगे और ये उनका ट्वीट देखेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्ता के शिखर पे पहुंच जाते हैं। देखिए, हमारे तो इतिहास में राजीव जी, और हमारे ईरानी मित्र भी अगर भारत के हैं तो उन्हें इसका अंदाजा होगा, हमने तो बड़े बड़े लोगों के अहंकार को देखा है। हमने रावण के अहंकार को भी देखा है, कंस के अहंकार को भी देखा है, हमने तो जो भस्मासुर था उसके भी अहंकार को देखा है, हिरण्यकश्यप भी अपने को भगवान का अवतार मानता था, उसको भी देखा है, और इस सब इनके अहंकार और अभिमान को टूटते हुए देखा है। देखिए, वास्तविकता में आज की जो लड़ाई अमेरिका ने और इजराइल ने छेड़ी है, इन्होंने ऐसे लोगों के बीच में एक युद्ध छेड़ दिया है जो धर्म का असली मतलब समझते हैं और जो धर्म का मतलब नहीं समझते, केवल अधार्मिक बातें करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं ईरान के मित्रों को आपके कार्यक्रम में राजीव जी सुनता हूं कि इतनी संयमित भाषा, इतनी धर्म के उचित भाषा, जो हम सनातनी इसकी इतनी ज्यादा ताकीद करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जब भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी, जब भी सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी, हमेशा सत्य जीतेगा और धर्म जीतेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, उसी प्रकार की स्थिति है
कि कौरव पक्ष के पास तो अक्षौहिणी सेना है और पांडव पक्ष के पास सेना कम है, लेकिन उनके साथ धर्म है और उनके साथ भगवान कृष्ण है। तो ईरान अगर इस प्रकार का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि अमेरिका के साथ आज के तारीख में एक भी मित्र नहीं बचा है जो उसके साथ खुल के खड़ा हो, भाई ये कौन इमेजिन करता है कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अगर वहां वीटो यूज कर रहे हैं रूस और चीन का तो तब भी माना जा सकता है, लेकिन अगर फ्रांस भी वीटो का यूज कर रहा है और उस प्रस्ताव को रोकता है, और मैं ईरान के मित्रों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई वार्ता करने का प्रयास और बहकाने का प्रयास हो रहा है कि हॉर्मुज को खोल दीजिए, कृपा करके हमें कष्ट हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व अमेरिका और इजराइल पे दबाव डाले कि जब तक ऐसा समझौता न हो जिससे आगे किसी प्रकार के भी अनैतिक आक्रमण के, जिससे बच्चे स्कूल की बच्चियों की हत्या हो, वहां पे यूनिवर्सिटीज पर अटैक हो, जब तक इसकी ताकीद ना हो जाए। और ये भी इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार की सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है जिसमें इस युद्ध को बिल्कुल पूरी तरह से रोका जाए और उस दुस्साहस को भी रोका जाए अमेरिका के और गुंडई को भी रोका जाए जिसमें वो एक एक देश को निकल रहा है। और जिन देश के राजा ये शासक नहीं समझ रहे हैं कि ये शुरुआत क्यों वेनेजुला से हुई है, फिर वो कल क्यूबा से हो जाएगी, फिर कनाडा के साथ हो जाएगी, तो ये दिन दूर नहीं होगा कि वो उन देशों पे भी होगी जहां के लोग किसी मजबूरी से इस समय उनके गुंडों के साथ खड़े हुए हैं। हम सबका कर्तव्य है धर्म के साथ खड़े हों, सत्य के साथ खड़े हों, क्योंकि आज के तारीख में ईरान के साथ धर्म और सत्य खड़ा है, हम उनके साथ भारतवासी खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सत्य के साथ भारतवासी जो है खड़े हैं। लेकिन जरा जल्दी से फिर से आना चाहता हूं, इधर ईरान से हमारे साथी दोबारा जुड़ेंगे, उनके पास आए हैं, लेकिन उनसे पहले जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी और हमारे तमाम साथी जयशंकर जी भी बने हुए हैं, प्रफुल्ल जी भी हैं, अमलेंदु जी भी हैं। प्रशांत जी, डोनाल्ड ट्रंप यहां से और आज सुबह से बहुत कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे और इधर ईरान के दावों, दोनों को देखिए, दो बातें। और एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, ये खबर है कि इमेजिंग कंपनियां सैटेलाइट इमेज अब नहीं दे सकती। क्या मायने इसके निकाले जाए? तो इसलिए उनको रोका गया है क्योंकि वो अमेरिकी जो सैनिक अड्डे मिडिल ईस्ट में है उनकी तस्वीरें ईरान को न मिल पाए। तो ईरान जो है अमेरिका की कंपनियों से ले भी नहीं रहा, उसके पास चाइनीज सुविधाएं अवेलेबल होंगी ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जरा पहले ट्रंप की भाषा पे आते हैं। देखिए, ट्रंप की इस भाषा से उस अमेरिका का अंत हो गया जिस अमेरिका को हम लोग जानते हैं। अब ये नया अमेरिका है और ये ऐसे ही भाषा का अमेरिका है। अब अमेरिका के जनता को, अमेरिका के बुद्धिजीवियों को, अमेरिका के लोगों को, वहाँ के प्रोफेसरों को के पाले में गेंद है कि वो कैसा अमेरिका दुनिया को प्रस्तुत करें। हम उस अमेरिका को जानते रहे जिसकी चर्चा अभी स्वामी जी कर रहे थे, जो अब्राहम लिंकन का अमेरिका था। हम उस अमेरिका को जानते हैं जो जर्मन साइंटिस्ट पैदा होता है जर्मनी में आइंस्टीन और मरता अमेरिका में जाके है और अपना ज़्यादातर अधिकांश वैज्ञानिक जीवन वो अमेरिका में बिताता है। दुनिया भर की इंटेलेक्चुअल बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और उस अमेरिका का राष्ट्रपति गाली गलौज की भाषा पे बात कर रहा है। तो ये हमारे देश में भी जब प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोलते हैं, कई बार विपक्षी लोगों के लिए भी, तो भी ये सवाल पैदा होता है कि देश के संस्कार, देश की कल्चर, देश के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उस देश की संस्कृति क्या है। तो ट्रंप के इस ट्वीट से उस अमेरिका का तो ईरान ने अंत कर दिया जिस अमेरिका को हम लोग जानते रहे जी। अब ये नया अमेरिका है, हम देखेंगे। अब दूसरी बात, जो 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आज की तारीख में, जो ट्रंप के ट्वीट है उसके बाद हम जानते हैं, आप बता चुके हैं कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने बहरीन और कुवैत में बड़े ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम और फर्टिलाइज़र कंपनियों पे, केमिकल कंपनियों पे हमले किए हैं। आग लग गई है, ड्रोन के हमले हुए हैं, नुकसान हुआ है। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर ये पावर स्टेशन पर हमले हुए तो हम
बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वहाँ भी हमले करेंगे, और वो कर भी चुका है पहली बार। देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। एक तो प्लैनेट लैब्स को, जिसको आपने कहा कि मना कर दिया यूएस ने कि अपनी सैटेलाइट इमेजेस अभी पब्लिश ना करो। इसलिए किया कि जो अमेरिकी सैनिक अड्डे उनकी तस्वीरें ईरान को ना मिले। ईरान के पास चाइनीज इंटेलिजेंस का रिसोर्स होगा। चाइनीज जो बैड्यू है, आप जानते हैं, जो जीपीएस का इक्विवेलेंट चाइनीज है, उसके पास 35 सैटेलाइट हैं। 45 सैटेलाइट है जी। 45 है। और जिस जीपीएस को हम इस्तेमाल करते हैं अपने टैक्सी सर्विसेज के लिए या लोगों तमाम चीज़ों के लिए, वो उसमें 24 सैटेलाइट हैं। और इनक्रिप्टेड जो चाइनीज वर्जन है बैड्यू का, वो 10 सेंटीमीटर तक वो प्रिसाइज देता है जी। 4K HD लेवल की इमेज। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का एक्सेस मैं मान सकता हूं कि ईरान के पास उपलब्ध होगा, और ईरान को इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बातें अब जहां पहुंच गई हैं, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है कि उनको यूरोप का साथ नहीं मिला। इस तरीके की गलीज भाषा, इसको और क्या कह सकते हैं, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए भी की। उनकी पत्नी और उनके बीच के संबंध को पब्लिकली कह दिया जी। तो कुछ कहीं एक जो लक्ष्मण रेखा है उसको बहुत तभी वो पार कर चुके, पहले पार कर चुके हैं। तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो नेटो और यूरोपियन कंट्रीज साथ उनके नहीं आए, और वो अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच इजराइल में भी अंदर घरेलू जो प्रदर्शन है वो बढ़ गए हैं। लोग परेशान हैं वहां पे। अब लोग युद्ध से उब गए हैं, क्योंकि अभी तक तो वो मिलिशिया से लड़ रहे थे। मिलिशिया के पास रॉकेट होते हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, राइफल्स होती हैं। एक कंट्री के साथ जब आप लड़ते हैं जिसके पास एयरफोर्स भी है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास तमाम अलग अलग तरीके की मिसाइल्स हैं, और उसका जो डैमेज हो रहा है, और लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में रह रहे हैं, सामान्य जीवन जो है अस्त व्यस्त है। तो इजराइल के लोग भी परेशान हो गए जी, और दुनिया अभी तमाशा देख रही है। लेकिन ट्रंप का ये भाषा एक संकेत दे रहा है कि ट्रंप, देखिए इजराइल, ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता प्रशांत जी। ये तस्वीर इजराइल की है जहां स्टॉप द वॉर, इसके लिए युद्ध रोकिए, इसके लिए यहाँ पर इजरायली लोग सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंग नहीं चाहिए, इसका प्रोटेस्ट है। दूसरी एक तस्वीर जरा ले आइए यहीं पे, जो टॉर्च की रोशनी, ये तस्वीर इस्तांबुल की है, और यहाँ पर झंडा देखिए। ये झंडा जो है ये ईरान का है। इस्तांबुल में ईरान के समर्थन में ये कल शाम को ये लोग सड़कों पे हैं और ईरान के समर्थन में सड़कों पे हैं। ये कुछ तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये ईरान की तस्वीर नहीं है। ईरान की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। कल रात की ईरान की तस्वीर भी ले आइए ज़रा, वो भी अभी सड़कों पे हम दिखा रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले। ये नहीं, भीड़, बिल्कुल भीड़ वाली तस्वीर, वो भी अभी हम लेके आते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को तो हम देख ही रहे हैं, जो तस्वीरें आप बहुत कुछ बयां करती हैं। तो इसलिए ये सिर्फ चूंकि तस्वीर आ गई थी, इजराइल का आप जिक्र कर रहे थे, इसलिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए प्रशांत जी, ये ईरान की तस्वीर है अभी रात की। हाँ, ये तस्वीरें जो आप इस्तांबुल की दिखा रहे हैं, ईरान की दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हमने बहुत पहले भी कहा था, इस बात को बड़ा साफ इशारा कर रही हैं कि अरब स्प्रिंग पार्ट 2 ईरान और फिलिस्तीन के मामले में होना तय है। वो कब होगा? 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो पनप रहा है, और वो इस बार जो है वो खाड़ी के देशों में होगा। इस बार टूनीसिया या यमन या उधर नहीं होगा,
इजिप्ट में, इस बार वो इधर होगा खाड़ी के देशों में। और ये इसकी पूरी भूमिका जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू बना रहे हैं। और जो खाड़ी के देश इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि कब तक वो अपनी जनता के सेंटीमेंट के खिलाफ डेमोक्रेसी को कुचल के एक राजशाही वहाँ पे और डिक्टेटरशिप चला सकते हैं। ये भी सवाल भविष्य में आने वाले हैं। लेकिन ट्रंप की भाषा जरूर दिखा रही है कि वो कितना अकेले पड़ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ट्रंप की भाषा ये बता रही है, ट्रंप का ये दिवालियापन है। ट्रंप यहां पर खुद को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 टॉप उनके शीर्ष अधिकारी जनरल्स वो इस्तीफा दे चुके हैं या हटाए जा चुके हैं। और रक्षा मंत्रालय में बवाल मचा हुआ है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, जयशंकर जी फिर आता हूं आपके पास भी, प्रफुल्ल जी, तमाम साथियों आप सबके बीच आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की बात हम कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय वहां डोनाल्ड ट्रंप का और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की भाषा भी आपने देख ली अभी से थोड़ी देर पहले का, उनका जो पैगाम था ईरान के नाम, उस पैगाम को भी आपने पढ़ लिया। ये पीस मांगने वाला आदमी, पीस प्राइज मांगने वाला, नोबेल का पीस प्राइज मांगने वाला आदमी इस ढंग की भाषा का अगर इस्तेमाल करेगा तो फिर दुनिया में और लोग क्या करेंगे? क्योंकि कई लोग तो अमेरिका परस्ती करते रहते, इसलिए मैं बोल रहा हूं उन लोगों के लिए। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। जितने भी नोबेल पीस प्राइज के जीवित लोग हैं वो सब अपने नोबेल इकट्ठा करके सामूहिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दें कि देखिए आपकी जो भाषा है वो पीस के लिए छोड़ दीजिए, ये भाषा कम से कम ये नोबेल ले लीजिए, ये कर सकते हैं। मैं आज सुबह जब बल्कि देर रात में ही सुना कि ईरान के टॉप लीडरशिप को डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 50 की संख्या में उड़ा दिया है बम धमाकों से, तो ये मुझे बहुत बड़ी खबर, जाहिर बात है कि बहुत बड़ी खबर थी है। लेकिन उसके बाद जो कुछ और घटनाएं घटी कि ईरान में अपने पायलट को खोजते हुए जो ध्वस्त हुए अमेरिका के जहाज, फाइटर प्लेन ध्वस्त हुए, तो मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ी घटना है। क्योंकि निर्दोष लोगों को मारना, टारगेटेड ढंग से नेताओं को मारना, ये तो आसान है। लेकिन युद्ध में जो सेना के बीच लड़ाई होती है, शक्ति का प्रदर्शन होता है, उसमें अगर अमेरिका के फाइटर प्लेन्स को एक दिन में 8 फाइटर प्लेन्स को ईरान गिरा रहा है, तो अमेरिका का वो दावा कि हमने ईरान के हवाई शक्ति को ख़त्म कर दिया है और ईरान के आसमान में हम बिना रोक टोक जो है हमारे जहाज उड़ रहे हैं, उन सारे दावों की और उस बात की भी जो कई बार अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, उस दावों का पूरी तरह से खंडन होता है और डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश होता है। घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों का पर्दाफाश कर रही हैं, ये हम कहना चाहते हैं। और जिस तरह से शांति की ज़रूरत आज डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा महसूस हो रही है और लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के ज़रिए करते हैं, कभी किसी और के ज़रिए करते हैं, लेकिन ईरान पर जो शर्तें वो थोपना चाहते हैं वो शर्तें वास्तव में एक पराजित राष्ट्र के साथ में आप ऐसी शर्तें थोपते हैं। ईरान पराजित राष्ट्र नहीं है कि वो हार गया युद्ध और आप जो चाहें वो शर्तें रखें और शांति हो जाए। शर्त होगी तो स्थायी शांति की होगी, शर्त होगी तो आने वाले समय में बेमतलब हमले नहीं किए जाएंगे, इस बात ये शर्त होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ईरान को ही बोलें कि हम सारा युद्ध का खर्चा भी आप ही दे दीजिए, शांति भी आप ही कर दीजिए और सब कुछ आप ही कर दीजिए, ये नहीं हो सकता। हालांकि एक बात और इस पूरे दौर में देखने को मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध का खर्च तो खाड़ी के देशों से मांगना चाहा है। अब ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि युद्ध लड़े अमेरिका, हारे वो, और युद्ध का खर्चा जो है अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ईरान ही हार गया तो ईरान से लेगा अमेरिका की अपने मित्र खाड़ी देशों से लेगा। तो ये
दरअसल भ्रम का दुनिया को भ्रमित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी बातें करते रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कि चतुर युद्ध नीति के साथ चल रहे हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन सच ये है कि वो अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, अपनी सेना को युद्ध में झोंक रहे हैं, अपनी उनकी ताकत एक्सपोज हो रही है। और जो चाइना के साथ अगले महीना उनकी बातचीत होनी है, वो बातचीत भी इस माहौल में तो नहीं हो पाएगी। एक बार तो रद्द हो चुकी है, दूसरी बार रद्द होगी कि वो देखना है। लेकिन अमेरिका की कोशिश जरूर है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। युद्ध रुकना चाहिए, नुकसान दोनों पक्ष का हुआ है और ये कहीं विनाश की ओर न आगे बढ़े, ये जरूरी भी है। लेकिन युद्ध की शर्तें ऐसी न हो कि जो ईरान के विरुद्ध हो, ये बात देखनी पड़ेगी। और युद्ध रोकने की जिम्मेदारी में यूएन को शामिल करना चाहिए। यूएन में जो प्रमुख लोग हैं, भले आज यूएन कहीं का नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है, लेकिन शांति स्थापित करने में उसकी भूमिका को बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई पाकिस्तान और कोई दूसरा देश आकर के मीडिएटर बन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। ऐसे मीडिएशन नहीं होता है। एक महाशक्ति के खिलाफ में शक्तियों का समूह, कुछ राष्ट्रों का समूह मिलकर के बात करे, तभी उसको झुकाया जा सकता है। अन्यथा ईरान के खिलाफ में फैसले हो जाएंगे। तो हमें लगता है शांति की वार्ता यूएन के सानिध्य में होनी चाहिए, ताकि ईरान पर बेजा शर्तें न थोपी जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ईरान पर बेजा शर्तें न थोपी जाए। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं सफावी साहब। ज़रा सफावी साहब, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि अमेरिका एक बयान आया है, अभी आईआरजीसी का बयान है। पहले उस बयान को दिखाते हैं और उस बयान के साथ आपके पास आता हूं। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे। खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता का बयान है कि अमेरिकी सेना का तथाकथित बचाव अभियान, जिसे एक सुनसान हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट को बचाने के बहाने त्वरित बचाव अभियान के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, पूरी तरह विफल रहा। यानी यहाँ पर साफ साफ है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने चलाया था अमेरिका ने, वो पूरी तरह पायलट को बचाने के लिए, और उस ऑपरेशन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ईरान की सेना ने। एक तो शुरुआत में आपसे इस सवाल को मैं पूछ चुका हूँ कि इसकी कितनी पुष्टि हो रही है, लेकिन दूसरा मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ कि चूँकि ये साउथ ईरान में और इस्फहान प्रांत में है, रीजन में है, वहाँ से अभी तक कोई खबर इन पायलट्स के बारे में, अगर पायलट को नहीं बचा पाया है ये अमेरिका, तो इस बारे में कोई खबर है? एक बात। दूसरी बात यहाँ पे कि क्या कल से लेकर आज तक बम्बार्डिंग मिसाइल जो आ रहे थे, दागे जा रहे थे इधर तेहरान के ऊपर या ईरान के दूसरे शहरों के ऊपर, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है या वो कम हुआ है? क्या है? चूंकि ग्राउंड जीरो पे आप हैं, आपसे ये समझना चाहता हूं। तीसरी बात, इजराइल से क्या कुछ खबरें आप लोगों तक आ रही हैं, ये भी बताइए। 3 सवाल आपके पास है। जी, आपने जो स्टेटमेंट बताया है आईआरजीसी का, उस पर तो ये स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका इस ऑपरेशन में पूरी तरह से फेल रहा है। लेकिन ईरान ने अभी तक ये दावा नहीं किया है कि उन पायलट्स का क्या हुआ है, क्या वो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि उन पायलट्स का क्या हुआ है। ईरान की तरफ से इसकी स्पष्टि जल्द ही आ जाएगी। जहाँ तक हमलों की बात है, तो हमले पहले से बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये कि अमेरिका को जो दावा था या इस्राइल का जो दावा था कि ईरान का पूरा एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथों में है, हम जब चाहें इनके ऊपर हमले कर सकते हैं, उसको ईरान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो उस तरह से हमले नहीं कर पा रहे हैं। खासकर आप देखते हैं कि अमेरिकन जेट जो जुलूम का काम करते थे, उनमें से कई को ईरान निशाना बना चुका है, ईरान खत्म कर चुका है। इसी तरह वो जेट जो पूरे इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें भी ईरान ने पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो वो एयर सुप्रीमेसी
जो इसराइल या अमेरिका दावा करता था, ईरान ने उसे बहुत कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से हमले भी कम हो गए हैं। वो रॉकेट से नहीं मार सकते हैं, एयर स्ट्राइक उस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल कहीं ना कहीं अभी भी हमले हो रहे हैं। और ज्यादातर जो आप जानते हैं कि सिविलियंस पे हमले हो रहे हैं, जो कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अब पुलों पर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। बहरहाल हमलों में बहुत कमी आई है। ये खुद अमेरिका की कमजोरी की आप कह सकते हैं कि एक निशानी कही जा सकती है। और दूसरी बात ये कि अब जो तैयारी की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह से कहा है कि हम ईरान के पूरे पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे, ईरान को पूरी तरह से अंधेरे में लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम ईरान को स्टोन एजेस में लेकर जाएंगे। तो जाहिर है कि इसको भी समझने की जरूरत है। ईरान का जो पूरा पावर प्लांट सिस्टम है वो किस तरह का है, और उसके जवाब में जो ईरान कार्रवाई करेगा, जो जवाबी जो हमला करेगा, उसके नतीजे में क्या हो सकता है। ईरान का जो प्लांट पावर यहाँ पर है वो किसी एक जगह सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे ईरान में फैला हुआ है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि अगर मैं अपने आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूँ तो आप भारत का क्षेत्र देख लीजिए, भारत कितना बड़ा है, का आधा आप ईरान समझ लीजिए। तो कोई मामूली कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर 31 प्रोविंस है, इसके 31 प्रोविंस के ऊपर फैला हुआ एक देश है। और ईरान ने अपने जो पावर प्लांट्स हैं वो किसी एक दो जगह के ऊपर नहीं, बल्कि 400 से ज्यादा उसके पावर प्लांट्स हैं जहां से वो बिजली सप्लाई करता है। कितने प्लांट्स को आकर मारेगा, इसके लिए उसको कोई छोटे मोटे ऑपरेशन के जरिए से काम नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके लिए उसको बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी, जो लगता नहीं है अमेरिका इस पोजीशन में कर पाएगा। ऐसा ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान कर सकता है वो ईरान के 2 से 4% पावर प्लांट्स के ऊपर हमला कर सकता है। और ईरान अपने आप को मैनेज कर लेगा, ईरान के पास ये क्षमता पाई जाती है मैनेज करने की, इसलिए कि ईरान के पास जो कुछ भी है वो अपना है, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, किसी चीज नहीं। उनके आप कह सकते हैं कि इंजीनियर अपने हैं, इलेक्ट्रिशियंस अपने हैं, उनके प्लांट्स अपने हैं, सारा कुछ अपना है। ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको अगर हमला होता भी है तो ठीक करना या दोबारा बनाना, और उसको मैनेज करना भी ईरान के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ईरान पलटवार करता है, फर्ज कीजिए वो इसराइल के पावर प्लांट्स के ऊपर मारता है, या जो देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर उनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करता है, तो वो तो पूरी तरह से अंधेरे में चले जाएंगे। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के चीफ थे जिनको शहीद किया गया है, अली लारीजानी, उन्होंने एक बार ट्रंप के जवाब में यह बात कही थी कि अगर तुम हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करते हो तो हम आधे घंटे के अंदर इस रीजन को पूरी तरह से अंधेरे में लेकर जाएंगे, और उसके बाद हमें बहुत मजा आएगा यहाँ पर जो अमेरिकी सेना अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनको शिकार करने में। तो वाकई ईरान इसकी क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ इसराइल को अगर आप देखेंगे, इसराइल के सिर्फ 5 पावर प्लांट्स को ईरान टारगेट करता है, तो उनकी 25% से ज्यादा जो बिजली है वो चली जाएगी, और आधे से ज्यादा इसराइल अंधेरे में चला जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो ये हो सकता है। क्या अमेरिका ये करना चाहता है? अमेरिका जंग को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है? अगर इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है तो ये जंग एक दूसरा रुख इख्तियार करेगी। और अगर वाकई अमेरिका पीस की बात कर रहा है, अमेरिका पीस चाहता है, अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है, तो वो अपनी कंडीशंस के साथ खत्म नहीं कर सकता है। अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी कंडीशंस लगाकर ईरान को मनवाकर इस जंग को खत्म करवाए, बल्कि ईरान अब इस पोजीशन में नजर आ रहा है कि वो अपनी कंडीशंस को मनवाकर, अपनी कंडीशंस पेश करके इस जंग को रोक सकता है। अब ये ईरान के हाथ में। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हमने किसी पर हमला नहीं किया है, हमने जंग शुरू नहीं किया। अमेरिका ने, इसराइल ने जंग शुरू की है, अब खत्म हम करेंगे। खत्म करना हमारे हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। कंडीशन हम बताएंगे क्या होंगी, कंडीशन हम बताएंगे कैसी होगी। उसमें एक बड़ी कंडीशन जो ईरान कह चुका है कई बार कि हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक कोई कंडीशन
ऑफिशियली बताई नहीं गई है, लेकिन जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है उनमें से एक कंडीशन ये है कि ईरान को ये सिक्योर किया जाए कि उनके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि 2 बार ईरान टेबल टॉक के ऊपर हुए ईरान के ऊपर हमला हुआ है। अगर अभी ईरान ये जंग रोकता है, आइंदा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 6 महीने के बाद फिर हमला हो, साल के बाद फिर हमला हो। ईरान ये चाहता है कि पूरी तरह से इंश्योर किया जाए। इंश्योर किस तरह से होगा, ईरान ये भी बता रहा है। इंश्योर किस तरह से होगा कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर, इस गल्फ के अंदर जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, पूरी तरह से यहाँ से साफ होना चाहिए। ईरान अमेरिका का पूरी तरह से यहाँ से सफाया होना चाहिए। तब ये समझ में आएगा कि हाँ, ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। क्योंकि जब तक अमेरिका के यहाँ पर है, तब कोई सिक्योर नहीं कर सकता कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। यूएन भी ये सिक्योरिटी नहीं दे सकता कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। लिहाजा ईरान की एक बड़ी कंडीशन ये होगी कि ईरान को इस तरह से सिक्योर किया जाए। और जो बाकी कंडीशन है वो आगे चलकर पता चलेगा कि ईरान किन कंडीशंस के साथ आता है आगे, और किन कंडीशन के साथ वो बातचीत करता है, किन कंडीशन के साथ जंग को खत्म करता है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और ये जंग किस दिशा में जा रही है आपकी बातों से साफ समझ में आ रहा है। और 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो कल खत्म हो रहा है। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस भाषा में धमका रहे हैं ईरान को, वो भी साफ समझ में आ रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है कि किस दिशा में इस जंग को ले जाना चाहते हैं। हालांकि वो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफावी साहब, इस चर्चा में बने रहने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत जानकारियां हमको दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर सीधे आता हूं जयशंकर जी आपके पास। स्वामी जी, यहां अमेरिका की हालत और उसमें भी क्या ये सीधे शब्दों में कहें कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत सारी चुनौतियां इंटरनली आ गई हैं और इस जंग से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो अभी तक लिख रहे हैं उसमें 48 घंटा समाप्त होने के बाद क्या आपको लगता है कि ब्रिज डे और जो पावर प्लांट डे कह रहे हैं वो सब कुछ करने वाले हैं, यानी पूरा का पूरा बम्बार्डिंग और एक तरफा यहाँ हमला करने की जो धमकी दे रहे हैं वो होते हुए हम लोग देखेंगे? क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? एक विश्लेषक के रूप में आपसे समझना चाहता हूं। ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो मेरे जैसे लोगों का तो उसमें दोष नहीं है। या तो अमेरिकन लोगों का दोष है जिन्होंने उनको वोट दिया, या हमारे भारत के उन भक्तों का दोष है जिन्होंने उनके लिए हवन कराया। मेरा तो कोई दोष है नहीं। चलिए, वो तो अमेरिका जाने, उनका काम जाने। देखिए, मुझे परेशानी इस बात से है, जैसे आपने अभी दिखाया, इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान के अंदर फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा विश्व चाहता है कि शांति स्थापित हो। मेरे ख्याल से आज के तारीख में 2 तरह के लोग हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं, कुछ गांधी को मानने वाले हैं, कुछ गोडसे को मानने वाले हैं। लेकिन आज के तारीख में, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गोडसे का नाम तो कम लेते हैं, वो तो पॉलिटिकल रैलीज में बीजेपी वाले लेते हैं, नॉर्मली हर आदमी गांधी जी का नाम लेता है। और ये भी मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की जो है, हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के देश हैं। देखिए, ईरान और भारत में एक समानता है कि कभी भी भारत ने भी किसी पे आक्रमण करके, घुसपैठ करके विस्तारवाद को नहीं बढ़ाया, और ईरान ने भी हमेशा युद्ध को झेला है और उसका जवाब दिया है। देखिए, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे चीज दिमाग में आई, जब इस्तांबुल में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लाखों लोग सड़क पे आ रहे हैं, ये और मेरे ख्याल से मोदी यही तस्वीर को भी ये लग रहा होगा जी, मोदी जी को ये लग रहा होगा, और ये सारे देशवासियों को, 145 करोड़ लोगों को लग रहा है कि शांति की आवश्यकता है। वरना जिस प्रकार की आर्थिक मंदी आएगी और हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग जो स्थिति को झेलेंगे, तो इसलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से, आपके कार्यक्रम को अगर उनके कर्मचारी, उनके एडवाइजर्स देख रहे हो, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दें। उसमें गोडसे को मानने वाले भी जाएं, गांधी को मानने वाले भी जाएं, जैसे पूरा विश्व देखे कि केवल ईरान अकेला नहीं है, अमेरिकन वासी जो शांति चाहते हैं वो अकेले नहीं है, पूरे विश्व में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में भी एक प्रोटेस्ट हो कि इस युद्ध को विरामित किया जाए, इसको युद्ध को रोका जाए, विश्व को महात्मा गांधी और बुद्ध के रास्ते में ले जाया जाए, जिसको हम भारतवासी आगे बढ़ाते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपके कार्यक्रम को देख के मोदी जी को एक कॉल देनी चाहिए, जिससे कम से कम 25 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हों, सड़कों को हम लोग जाम कर दें और ये अमेरिका पे, इजराइल पे और पूरे विश्व को पैगाम दें कि विश्व को शांति की आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर जो हम लोगों को देख रहे हैं कि गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उनको 500 रुपए किलो का सिलेंडर मिल रहा है, इलेक्शन के बाद क्या परिस्थिति होगी, इसलिए इस युद्ध को रोकना और बुद्ध के प्रयासों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। विश्व ने गांधी जी सीख लिया है, लेकिन हम ओरिजिनल गांधी के देश के लोग हैं। हमें एक नया प्रोटेस्ट चालू करके इस युद्ध को रोकने के लिए एक मानसिक दबाव पूरे विश्व के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि विश्व के ऊपर हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और हम गांधी और महात्मा बुद्ध के देश हैं और गोडसे जैसे लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। एक सुझाव जो आपने दिया है उस सुझाव पे उम्मीद करते हैं हम कि अमल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हालांकि अभी बहुत खुश होंगे पूरा का पूरा जो अभी हमारे हिंदुस्तान का जो और उसमें भी जो प्रधानमंत्री है उनके इर्द गिर्द उनकी पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोगों का भी पूरा ध्यान जो है वो ईरान पे है और इस जंग पे है। और जंग पे हो क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया प्रभावित हो रही है इसलिए ज़्यादा ध्यान है, वरना फोकस हमारा अभी भी उधर ही है। असम में वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और इधर कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कैसे चरित्र हनन जो है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग नेताओं, उनकी पत्नियों, उन सब का हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। खैर उस पे आएंगे, लेकिन अब चलते हैं जल्दी से। जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त दो साथी, जयशंकर जी और प्रशांत जी, दो साथी ऐसे हैं जो ईरान को पूरा अच्छी तरह से देख के समझ के आए हुए हैं और इसीलिए ये लिबर्टी मुझे यहाँ मिल जाती है कि आप लोग चूँकि भौगोलिक, हम तो यहाँ दूर बैठकर ईरान को देखते हैं, लेकिन आप लोग चूँकि वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समझ के आए हुए हैं, वहाँ के लोगों से मिल के आए हुए हैं, तो आप लोगों से बेहतर और कौन बताएगा। जयशंकर जी ज़रा ये बताइए कि अभी तक ईरान के बारे में जो बातें आती रहीं, चलिए उन सब बातों से इतर, अब जब हम इस जंग की बात कर रहे हैं और उसमें ईरान के इस हौसले को देख रहे हैं, तो आप जब गए थे, क्या उस समय और आज जब जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ आपको फ़र्क नज़र आता है? मैं बहुत ही एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो वहां गया हुआ आदमी ही बता सकता है, हम यहां बैठ के नहीं बता सकते, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं और या प्रशांत जी से करूंगा। दूसरी बात ये आपसे ये समझना चाहता हूं कि यहां पर क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को अगर सीधे शब्दों में रेखांकित किया जाए तो क्या कहेंगे आप? किस ढंग से रेखांकित करना चाहेंगे, किस ढंग से उनके बयानों को विश्लेषित करना चाहेंगे? ज़रा ये बताइए कि क्या सचमुच आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के पुलों को, वहाँ के एनर्जी हाउसेस को, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अब ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसा लगता है आपको? ज़रा ये बताइए। अतीत में देख चुका है राजीव जी, और उसका हश्र भी उसको मालूम है, चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, चाहे और कुछ हो। तो इसलिए इस मामले में तो कम से कम ट्रंप और उनके सलाहकारों को ये मालूम ही होगा कि अगर ईरान में पुल और पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्र अगर ध्वस्त किए जाते हैं तो इसका जवाब ईरान के लोग किस तरह से देंगे, किस भाषा में देंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमारे मित्रों ने भी चर्चा की है कि जो पड़ोसी देश हैं, खाड़ी के देश हैं, पश्चिम एशिया के देश हैं, जो वहाँ जो अमेरिकी सैन्य बेड़े हैं वो तो टारगेट पे रहेंगे ही रहेंगे जी। लेकिन ईरान की एक कार्रवाई से ये सारा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। तब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, सच बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं, उनको हार साफ दिखाई है। उनके उलझुल बयान जो आ रहे हैं वो इसी के द्योतक हैं, इसी का संकेत देते हैं। अब जिस ढंग की भाषा, गलीच भाषा, उन्हें कमीनेपन की भाषा कह सकते हैं आप। आम आदमी तो क्या, मतलब कोई पागल भी, विकृत आदमी भी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। जो ट्वीट में आपने जो दिखाया है उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये तो अमेरिका के लोगों को सोचने की बात है, अमेरिका के जनमत को सोचने की बात है कि जहाँ पे हम अब्राहम लिंकन के उदाहरण दिए जाते हैं, या अतीत में और भी केनेडी जैसे राष्ट्रपति भी वहाँ पे हुए हैं,
तो वहाँ का राष्ट्रपति अगर अमेरिका जैसे सुसभ्य माने जाने वाले, सुसंस्कृत कहे जाने वाले देश का राष्ट्रपति अगर इस ढंग की अश्लील और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो ये अमेरिका के लोगों को सोचने की बात है कि ये सिर्फ ट्रंप पे गाली नहीं पड़ेगी पूरी दुनिया से, ये अमेरिका को भी लोग कहेंगे कि अब आपका यही संस्कार रह गया, आपके लोग इसी तरह से लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, ईरान में हमने आपसे पहले बताया भी, बात भी हुई है, इस युद्ध का सबसे बड़ा जो फलाफल ये हुआ है कि ईरान की जनता, जिसमें कुछ लोग इस्लामिक क्रांति के विरोध में भी आने लगे थे, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते थे, शाहराजा पहलवी के बेटे के समर्थन में भी कुछ लोग आने लग गए थे, और तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि साहब डेमोक्रेसी होगी और ऐसा होगा और औरतों को छूट मिलेगी, ये होगा वो होगा। वो सारे लोग एकजुट हो गए हैं ईरान की सरकार के साथ, ईरान की सत्ता के साथ, ईरान की सेना के साथ। ये इजराइल और अमेरिका ने उनके ऊपर जो युद्ध थोपा है, उसने ये फलाफल दिया है। वो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, हम जब गए थे, ईरान गए थे, जब हम लोग ईरान गए थे, टर्की के इस्तांबुल में भी गए थे, जहाँ इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहाँ हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया था, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो इस्तांबुल में भी प्रदर्शन किया था। लेबनान भी गए थे। संजोग से जो पूरा इलाका आ रहा है, उन सारे इलाकों में हम लोगों ने बहुत सघन यात्राएं की थी। ईरान में तो बसों से यात्राएं की थी, और जो अली लारिजानी साहब, जिनका अभी शहादत हुई है, उस समय वो लोकसभा के अध्यक्ष थे वहाँ पे, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी बताया था कि देखिए, अमेरिका को ईरान से इसलिए दुश्मनी नहीं है, इसलिए विरोध नहीं है कि हमारे कोई परमाणु संयंत्र बन रहे हैं या हम परमाणु करने जा रहे हैं। उनको प्रॉब्लम यह है कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, इजराइल का हम विरोध करते हैं, इसलिए वो हमारे खिलाफ है। और बहुत खुले मन से, बहुत अच्छी बातें हो रही, आपस में बैठ करके हम लोगों की बातें हुई थी। वहाँ सैफुल इस्लाम साहब भी थे, अहमदीनेजाद साहब उस समय राष्ट्रपति थे, वो हम लोगों के बीच में एकदम आकर के जैसा लगता था कि सुरक्षा का कोई तामझाम है ही नहीं, सारे लोग खड़े होकर के एक साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ऐसा माहौल था। लेकिन उस समय भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत अपने चरम पर थी। मैं आप बताऊं कि जिस समय इस्लामिक क्रांति हुई है, वहाँ पे जो तेहरान में अमेरिकी दूतावास था, उसको तहस नहस कर दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तहस नहस कर दिया था लोगों ने, और वहाँ तस्वीरें लगा करके, जैसे उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के और इजराइल के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो रहे हों, उनके ऊपर लोग चप्पल फेंच के निशाना लगाते थे कि किसका निशाना सटीक है, कौन जूता या चप्पल मार रहा है, उसका जूता सही लग रहा है। तो इस ढंग की नफरत थी, गुस्सा था, आक्रोश था। और क्योंकि बार बार अमेरिका धमकियां देते ही रहा है, चाहे इसके पहले के राष्ट्रपति लोग भी धमकाते ही रहे हैं, तो उससे लड़ने की, उसका जवाब देने की तैयारी भी ईरान के लोग भीतर भीतर कहीं ना कहीं करते रहे हैं, जो आज इस युद्ध में दिखाई दे रहा है। देखिए, सच बात है कि हम लोग गांधी और बुद्ध के देश के हैं, हम लोग युद्ध नहीं, बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। शांति होनी चाहिए, होर्मुज जलडमरू मध्य खोला जाना चाहिए, लेकिन किन शर्तों पे खोलना चाहिए, सवाल ये है ना। युद्ध तो भाई अमेरिका ने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। ईरान तो अपना रेजिस्टेंस पावर शो कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी तो अमेरिका के ऊपर होती है, इजराइल के ऊपर होती है कि भैया कान पकड़ के कहो कि हमसे गलती हो गई, हम गलत जगह जाकर के फंस गए, हमने गलत हमला कर दिया। और इस बात का दबाव पूरी दुनिया का जो विश्व जनमत है उसको बनाना चाहिए। और हमारे अखिल स्वामी जी जो इस तरह का उम्मीद पाल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो ऐसा क्यों करने वाले हैं? कतई नहीं करने वाले हैं। लेकिन यह है कि यहाँ के भारतीय जनमत को सड़क पर उतरना होगा। उसके लिए किसी प्रधानमंत्री की काल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनमत को पहल करके सड़क पे आना होगा और कहना होगा कि हमला चाहे जैसा भी होगा हम उसके विरुद्ध होंगे। अगर ईरान भी हमला करता तो हम हो सकता है उसके विरोध में भी होते, लेकिन यहाँ तो ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान जवाब देने के लिए सक्षम है, और है उसकी है, करना ही चाहिए उसको, इसलिए वो कर रहा है। इसलिए आज पूरा आज यही कारण है ना, नाटो के देश जो हैं, यूरोप के देश, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या स्पेन हो या जर्मनी हो, ये लोग साथ में नहीं आ रहे हैं ट्रंप के। तो ट्रंप एक तरफ तो अकेले पड़ते जा रहे हैं पूरी की पूरी तरह से,
फिर दुनिया में ये भी है कि अमेरिका में भी जितना उनका विरोध हुआ है, हम लोगों ने पिछली बार देखा ही था कि 90 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए अमेरिका के विभिन्न शहरों में। इजराइल में भी विरोध हो गया। तुर्की को माना जाता था कि बीच में वो थोड़ा इन लोगों के पक्ष में टिल्ट हो रहा था, लेकिन इस्तांबुल में भी जिस ढंग का विरोध प्रदर्शन दिख रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन राजीव जी, जब हम बात करते हैं ट्रंप की भाषा के बारे में, तो ऐसे आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसके कारनामे एपस्टीन फाइल्स में दर्ज हैं, जो अबोध बच्चियों का बलात्कारी है, हत्यारा है। उससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? उसकी भाषा कैसी हो सकती है और उसके दोस्तों की भाषा कैसी हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी कोई नस जरूर दबी हुई है, चाहे वो पेगासस से दबी हो, चाहे वो एपस्टीन फाइल से दबी हो। हम लोग भी खुल करके जिस ढंग से विरोध करना चाहिए, युद्ध का विरोध करना चाहिए, उस ढंग से हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह है कि भारतीय जनमानस को, अन्य राजनीतिक दलों को इस मामले में पहल लेकर के खुल करके सड़क पे आना चाहिए। भाई, हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, चलो ठीक, हम तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं ना कि भैया युद्ध बंद करो अमेरिका, युद्ध बंद करो इजराइल, तुमने हमले किए हैं, तुम भी वापस लो। और अगर कोई होता है तो जाहिर सी बात है ईरान की अपनी शर्तें होंगी, उन शर्तों को आपको मानना होगा। ईरान पे आपने हमला किया है ना, तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। उसकी जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति अमेरिका को और इजराइल को करनी होगी। ईरान क्यों करेगा भाई? तो ये है बातें। इसको लेकर के मेरे ख्याल से कोई भी न कोई विश्व समुदाय को निकल के आना चाहिए। विश्व की बड़ी ताकतें जो हैं, पाकिस्तान जैसे हल्के फुल्के देशों से तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और सही बात तो यह है कि जब बातचीत हो रही थी उस समय हमला किया अमेरिका ने, इससे बड़ी वायदा खिलाफी क्या हो सकती है? और उस पर कौन भरोसा कर सकता है? सही बात है, यूनाइटेड नेशंस आज बहुत ही कमज़ोर हो गया है, चूँकि अमेरिकी पैसे पे पलने वाली संस्था है वो, और किसी न किसी तरह से उनके यहाँ की जो अर्थसत्ता है उस पर इजरायलियों का कब्जा भी है, ये बात भी सच है। लेकिन बाकी देश हैं जो जिनके पास सुपर पावर जिनको कहते हैं, वो लोग मिल करके बात करें कि भाई हम लोग मिल करके आ रहे हैं और अमेरिका तुमको भी बैठना होगा, ईरान तुमको भी बैठना होगा, और इसको इस मामले में संधि करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा, और अमेरिका इजराइल को ये आश्वासन देना होगा किसी रूप में कि अब अगला हमला ईरान के ऊपर वो नहीं करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगला आश्वासन देना पड़ेगा कि अगला हमला यहाँ, जबकि ईरान कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे मुझे गारंटी हमको दीजिए कि आप दोबारा हमला हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि सीज फायर की बात आपने पिछली बार भी की, 12 दिनों की जंग आपने चलाई पिछले साल जून का महीना 2025 साल, और 2025 में आप 12 दिन जंग करते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, 9 महीने बाद फिर से, जबकि बातचीत चल रही है, बातचीत के टेबल पे आप 2 दिन पहले थे और दूसरे दिन आप हमला कर देते हैं और आप वहां के सुप्रीम लीडर सहित 48 लोगों को पहले ही दिन मार डालते हैं, 168 बच्चियों को मार डालते हैं, और टोटल वहां 181 टोटल मारे जाते हैं मिनाब शहर में, उस स्कूल में। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम आप देते हैं, उसके बाद कहीं भी माफ़ी नहीं, कुछ नहीं। और ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो इस पर भी अभी भी डिमांड कर रही हैं माफ़ी की, लेकिन कुछ नहीं। और उसके बाद आप धमकाते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। जरा जल्दी से प्रफुल्ल कोलखियान जी आपके पास आना चाहता हूं। और अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन सब के बीच इजराइल ने अभी अभी तारीफ़ की है, धन्यवाद दिया है, बोला है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने 2 पायलटों को सुरक्षित अपने घर वापस रेस्क्यू कर लिया। लेकिन ईरान का साफ साफ कहना है कि हमने ऐसा करने नहीं दिया। चलिए, कौन सही कौन गलत? ईरान चूँकि विजुअल देता है, फुटेज देता है, अब कह रहे हैं कि फुटेज भी मत जारी करने दीजिए, लेकिन फिर भी ईरान के पास वो सिस्टम है कि वो फुटेज अपने ज़रिए जारी कर लेगा, ऐसे भी वो डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका के ऊपर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जंग कल से और आगे बढ़ेगी? प्रफुल्ल जी। नमस्कार सभी साथियों को। मुझे तो लगता है कि जंग अभी थोड़ा स्थिर तो हुआ है, लेकिन इसका डायमेंशन अभी बढ़ेगा। अभी ये खत्म होने की कगार में नहीं है। हाँ, कुछ इसकी भाषा में जरूर बदलाव आया है। और देखिए, उस जमाने भाषा पर बात करूंगा। उस जमाने में जब वियतनाम की चर्चा हो रही थी, वियतनाम की लड़ाई के समय में हमारा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम वियतनाम का नारा लगता था। वामपंथी पार्टियां भी लगाती थी, कांग्रेस भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लगाती थी, और जो भी
संवेदनशील लोग थे, वो सभी जगह पर विरोध होता था। लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक और इस तरह के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के प्रति व्यवस्था का रुख अब लोकतांत्रिक नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग के बारे में कह सकता हूँ कि अभी क्या लगाएंगे, अब तुम अपने मताधिकार की रक्षा के लिए जो चुनाव आयोग ने जो नाम निकाल दिया है उसके सबूत के लिए प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हम इसकी रक्षा अपने आंदोलन के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, तो ईरान की लड़ाई हम लड़ेंगे और इजराइल की लड़ाई लड़ेंगे। जनमत की बात हम कर रहे हैं, जनमत काफी परेशान है और जनमत की कोई अभिव्यक्ति अगर हमारे आपके प्रयास से होती है तो हो रही है कि हम इनके खिलाफ हैं। देखिए, भाषा मनुष्य के पास, अन्य प्राणियों के पास भाषा नहीं हुआ करती, आवाज हुआ करती है। आवाज भाषा नहीं है। तो जो मनुष्य का के विकास का कारण यही है कि वह भाषा है। पिछले दिनों मैं द आउटसाइडर कामू का देख रहा था, तो उसमें जो ये बात थी कि जो सिस्टम से जो अपने समझौता नहीं कर पाता है उसके लिए जो दुनिया, अर्थहीन दुनिया में अर्थ खोजने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया है और उसके तहत ही हम जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम अगर उसको देखें तो हम अपनी सार्थकता की तलाश भाषा के माध्यम से करते हैं। अगर हम भाषा में गिरते हैं तो मनुष्यता में गिरते हैं। मनुष्य का हर कारोबार भाषा से होता है, तो भाषा में गिरते हैं तो उससे गिरते हैं, निश्चित रूप से मनुष्यता से गिरते हैं। इसलिए किसी की भाषा को गिराना या भाषा का गलत व्यवहार करना उसको मनुष्य नहीं मानने की जैसा है। इसीलिए कई बार उसमें हम देखते हैं कि अन्य प्राणियों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, जैसे गधा, बैल आदि आदि का जोड़ दिया जाता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज जो है उसका बहुत अर्थ है। खैर अभी तो मुख्य विषय नहीं है इसलिए, लेकिन ट्रम्प महोदय का भाषा निश्चित रूप से जो उनके निकृष्ट मनस्थिति का दर्शन कराता है। वैसे भी फ्रांस के लोगों की भाषा दूसरे ढंग की होती थी, इंग्लैंड की भाषा दूसरे ढंग की होती है। अमेरिका थोड़ा सा है रफ टफ अपने लैंग्वेज में है, लेकिन इतना भी अश्लील और रफ टफ नहीं है जैसा कि ट्रम्प महोदय ने किया। ठीक है, शंकर शक्ति की बोल रहे थे कि लिंकन की चर्चा कर रहे थे। लिंकन के नाम पर तो इतना बड़ा युद्ध पोत कर दिया गया। महात्मा गांधी के नाम पर कोई हथियार का नाम है क्या? मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर उन्होंने लिंकन से ट्रम्प तक हुआ है तो हम भी तो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर के वर्तमान महामानव तक पहुंचे हैं। तो भाषा का डिग्रेडेशन ऐसे हुआ है। युद्ध तो समाप्त अभी तो नहीं होगा। पावर प्लांट डे और ब्रिज डे तो मनवाएंगे वो ट्रम्प महोदय, कुछ न कुछ तो करेंगे, चाहे जितना कुछ भी करें। अगर वो अकेले पड़ गए हैं, अगर ये बात सच है, ये ठीक है कि युद्ध में वो अमेरिका के साथ ये लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन शांति के नाम पर, शांति के समय में वे तमाम अमेरिका के जो दोस्त हैं वे क्या अमेरिका के पक्ष में चले जाएंगे शांति के साथ ही? तो वे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका नहीं आना ईरान का समर्थन करना नहीं है, वे युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन शांति के समय में क्या होगा ये अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वह या जो इस प्रकार से न्यूरेमबर्ग में जो सैन्य अदालतें थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरह की वहां पर युद्ध अपराधियों का जो निर्णय हुआ था, ये उस समझौते में ये बात शामिल होनी चाहिए कि अदालतों में इन युद्ध अपराधों का निर्णय कठोरता से हो, दृढ़ता से हो। और तब अगर यह नहीं होता है तो इस समझौते का कोई मतलब नहीं होगा कि दो तरफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जिसको पूरी मानवता को संकट में फंसाने के लिए ये लोग सामने आए होगा, तो पूरी दुनिया को ये आवाज लगानी चाहिए कि कठोरता पूर्वक और न्याय पूर्वक इन युद्ध अपराधों पर विचार किया जाना चाहिए और उसका उस तरह की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह से मैंने एक नाम लिया न्यूरेमबर्ग में, जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, क्योंकि आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपराधिक है वो बहुत ढीला ढाला है, उसके कार्रवाई पर उस तरह की चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध आज न खत्म हो, कल खत्म हो, कल न खत्म हो, परसों खत्म हो, लेकिन अभी युद्ध का मकसद हल नहीं हुआ है। युद्ध का मकसद जो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, यानी कि यूक्रेन युद्ध के बाद जो उनकी शक्ति को चुनौती, विश्व वर्चस्व को चुनौती मिली थी, उसको वापस लेना चाहता था अमेरिका, जो अब तक संभव नहीं हुआ है। और जो छिपे हुए जो शक्ति के दावेदार हैं, यहाँ पर पथ के दावेदार बहुत प्रसिद्ध बांग्ला किताब है,
तो मैं शक्ति के दावेदार, विश्व शक्ति के दावेदार जो चीन वगैरह हैं, उनका क्या रुख होता है, असल बात तो वहां पर है। वहां से तय होगा कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन विश्व वर्चस्व के दावेदार तो अब अमेरिका नहीं रहा, इतना तो तय हो गया कि अब वो नहीं रहा। जितना उनके ऊपर में कर्जा है और वो अगर हो गया तो अमेरिका दुनिया का समृद्ध देश है और सबसे बड़ा कर्जदार देश है, तो उनके पास उसका भी एक अलग संकट है और इसलिए भी लोग चाहते हैं। तो हम लोग शायद बात कर रहे थे अपने ही यहाँ कहीं कि वो जो कर्जदार होता है हमारा, वही हमारा एसेट होता है। इस अर्थ में अमेरिका पूरी दुनिया का भी एसेट है। और भी बहुत सारी बातें हैं सर, लेकिन समय काफी हो गया है। जी बिल्कुल समय लगभग समाप्त हो चुका है। जी हाँ, युद्ध आज खत्म हो, कल खत्म होगा। सवाल यह कि युद्ध के बाद क्या होगा सर। जी बिल्कुल, युद्ध के बाद क्या होगा। अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि इस यहाँ से जो धमकियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो धमकी नहीं बल्कि हकीकत में वो सब कुछ होने वाला है? देखिए राजीव जी, ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो वो धमकी इसीलिए दे रहे हैं कि वो हाथ में बम लिए बैठे हैं। उसको कह रहे हैं मैं गिरा दूंगा वरना अपने पास, तुम्हारे पास जो सारा माल है वो मुझको दे दो। तो यही धमकी है राजीव जी। देखिए, जब फंस जाते हैं, रहजन रास्ते में मिल जाता है राजीव जी, मैं तो घिर चुका हूँ रहजनों से, तो मैं जानता हूँ कि रहजन क्या करता है। तो यही करता है कि देखो मेरे हाथ में चाकू है, मार दूंगा वरना जो तुम्हारे पास सब माल है वो दे दो। तो अगर आप उसे नहीं देते तो वो चाकू मार भी देता है। बसों में आप चलते हैं राजीव जी, जेब कतरे होते हैं और जेब कतरा आपकी जेब काट लेता है और आप जैसे ही उसको पकड़ते हैं तो निकाल के मुंह में से पहले आपको बिलेट मार देता है मुंह पे सीधा। तो ट्रंप साहब की स्थिति जो है बस में चढ़े हुए जेब कतरों जैसी ही हो गई है राजीव जी। उनकी भाषा भी बता रही है कि वो जेब कतरे हो गए हैं और अब वो जो है वो दुनिया के संसाधनों की जेब कतरना चाहते हैं ब्लैक मार्केट। तो ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजीव जी जिस तरीके से ईरान ने पिटाई की है और एक दिन में राजीव जी 8 जो है वो जहाज गिरा देना और उनके विजुअल्स जारी करना मौके से, तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि ट्रंप साहब की सेना जब जाएगी तो वो किस स्थिति में होगी, ये समझा जा सकता है जब वो हवाई हमले करने के लिए जाएंगे। ये राजीव जी समझ में आ सकता है। एक राजीव जी बाइट बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जो इनका हेलीकॉप्टर था उसको जिसने मार गिराया है वो एक आदिवासी है और बोल्ट राइफल है उसके पास। अब वो कह रहा है कि मैंने पहले जो था वो हवाई जो हेलीकॉप्टर जो आया था ढूंढने के लिए, उसके जो खिड़की थी उसमें राइफल मैंने से गोली मारी और दूसरी जो थी वो मारी मैंने उसके टैंक में, और उसके बाद जो था वो मेरी तरफ को झुक गया हेलीकॉप्टर, फिर वो सीधा एकदम ऊपर को उठ गया। तो उसने लगा कि ये ऊपर से पलट के जो है फायरिंग कर सकता है। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई तुम घर के अंदर जाओ, लेकिन बच्चे जो थे बाहर निकल आए और कहने लगे डैड इसके फिर से गोली मारो। तो मैंने जब फिर से गोली मारी तो फिर वो उड़ के भाग गया हेलीकॉप्टर। तो राजीव जी, जिस देश की जनता जो है वो हाथों में राइफलें लेकर इस तरीके से तैयार बैठी हो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर जो है वो बोल्ट राइफलों से ही गिरा दें राजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि आप वहां जाकर करेंगे तो करेंगे क्या। आप ऊपर से ठीक है, आप जो है आपके पास हवाई सेना है, लेकिन उस हवाई सेना की भी तो हालत खराब कर दी है ईरान ने। अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि उसका आकाश जो हमारी खुला हुआ है, तो आकाश कितना खुला हुआ है ये समझा जा सकता है। अब राजीव जी जो दावा है कि साहब वो उठा कर ले आए वहां से अपना जो पायलट है, अब ले आए कि नहीं ले आए तो ट्रंप साहब जाने, पायलट ले आए कि नहीं ले आए दुनिया को तो मालूम नहीं कौन सा पायलट गया था, कौन सा वापस ले आए। लेकिन जो वहाँ अवशेष पड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर्स के और जहाज़ों के, वो निश्चित तौर पर बता रहे हैं राजीव जी कि 15-16 की जान तो गई है वहाँ, ये बता रहे हैं वो अवशेष, और उसके विजुअल जारी कर रहा है ईरान। ट्रंप साहब भी उस पायलट का विजुअल जारी कर दे जिसको उठा कर लेकर आए कि भाई हम इसको बचा कर ले आए, तो ये तो नहीं कर रहे हैं। तो राजीव जी मुझको लगता है कि ट्रंप साहब करेंगे तो जरूर एडवेंचर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जवाब ईरान जिस तरीके से देगा तो क्या उससे निपटने का भी इंतजाम ट्रंप साहब ने कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अब अगर सैटेलाइट इमेज नहीं मिलेंगी तो क्या उनके अड्डे अब मालूम नहीं है भाई, जहां वो पहले हमले कर चुका है तो वो तो मालूम है ना उसे कौन से अड्डे हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं। और सैटेलाइट इमेज मिले ना मिले, दूसरे तरीके भी बहुत तरह होते हैं जिनसे आपको मिल सकता है। आपके सैनिक जहाँ छिपे हुए वो उनको मालूम है, कहाँ कहाँ होटल है वहाँ सब मालूम है। तो ये हमले अगर आप करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ईरान ये बात पहले कह चुका है कि अगर आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो हम इसका जो है 10 गुना वेग से इसका हम जवाब देंगे। तो समझा जा सकता है राजीव जी कि फिर जो आसपास के इलाके हैं, खाड़ी देश हैं, उनमें भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी तरीके से
हमले एक तरीके से होंगे। सैयद अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आज साफ तौर पे कहा कि भाई आपने अब जो हमारा इस्फहान में वो है परमाणु संयंत्र, उस पर चौथी बार हमला किया है, और अगर इसमें से परमाणु विकिरण होता है तो हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसके नुकसान सहने वाले अकेले हम नहीं होंगे। और राजीव जी, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है, उससे कुवैत, सऊदी अरब, यूएई ये सब प्रभावित होंगे अगर वहाँ कुछ होता है। तो अगर ट्रम्प साहब ये एडवेंचर कर रहे हैं तो ये एडवेंचर सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईरान को जाहिर बात है, जहाँ होगा परमाणु विकिरण वहाँ तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब, यूएई का भी क्या हाल होगा, इसको ट्रम्प साहब ने सोचा है कि नहीं सोचा है? क्योंकि जब इस तरीके की हरकतें होंगी अमेरिका की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके की हरकतें होंगी, और जी। ये ईरान साफ तौर पर कह चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है राजीव जी कि ये युद्ध अभी बढ़ेगा। ट्रम्प साहब की जब तक कि दिल के अरमा सारे पूरे नहीं हो जाते हैं पिटाई और होने के, तब तक ट्रम्प साहब मानने वाले नहीं है राजीव। जी जी, समय खत्म हो गया है, लेकिन 2-2 मिनट में चाहूँगा आप तमाम साथियों से, और सवाल यही सीधा सवाल। प्रेम कुमार जी सबसे पहले आपके पास, फिर प्रशांत जी, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूँ, और प्रफुल्ल जी। सवाल ये कि क्या इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, इस जंग को और बर्बादी की कगार पर ले जाने वाली हरकतें दिखाई दे रही हैं, या यहाँ पे वो शांत बैठते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक डरावनी तस्वीर पैदा होती है जब वो ऐसी हरकतें करते हैं, जैसा अभी उन्होंने मैसेज दुनिया के सामने रखा है ट्रूथ सोशल के ज़रिए। उससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से इस जंग में परमाणु का खतरा, परमाणु विकिरण का खतरा, या पूरा का पूरा आप कह रहे हैं कि ये तबाह कर देंगे, वो तबाह कर देंगे, फिर ब्लास्ट करने वाले वीडियो जारी करते हैं कहीं कुछ और इतने लोगों को मार दिया, तो क्या हम यहाँ एक्सट्रीम को देखने वाले हैं? ऐसा लग रहा है प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो दरअसल अपने देश की जनता को बोल रहे हैं। वो वहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, क्योंकि उनको वहाँ दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिर रही है, लोग सवाल कर रहे हैं। युद्ध बोलकर अब तक वहाँ की कांग्रेस से पास नहीं कराया गया है, इसलिए युद्ध भी नहीं बोल पा रहे हैं, सैन्य ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो सैन्य ऑपरेशन में कोई बड़ा बम गिराए तो ये तो बड़ा सवाल उठेगा ही, वहाँ की जनता ही उठाएगी। इसके अलावा सैन्य ऑपरेशन में जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को झुटलाना या देर से मानना, ये भी उनकी वही रणनीति है। और 2 पायलट जिसके बचा लेने का दावा है, उसको वो बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता में शोकेश करना चाहते हैं। ये सब वही बातें हैं जो हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं। वो सब वही बातें हैं कि अपनी गलतियों की पर्देदारी, और कुछ एक उपलब्धि हो गई तो उसका डंका पीटना, ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन ये युद्ध है, मजाक नहीं है। युद्ध में जब जिस तरह से बात बढ़ रही है, और जिस तरह से आपने ईरान को नीतिगत तरीके से पहले रिजीम चेंज करना चाहा, जनता का समर्थन लेना चाहा, बाद में पाषाण युग तक पहुंचाने की बात कही, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी स्थिति पैदा हुई कि दुनिया ऊर्जा संकट में आ गई। ये सारी जो डेवलपमेंट्स सारे हुए हैं, वो डेवलपमेंट्स को अमेरिका के मनोनुकूल ये डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, और इससे उल्टे उनके स्पर्धी देशों को फायदा हुआ है, चाहे रूस है, चाहे चाइना है। इवन यूक्रेन वॉर में अमेरिका कमज़ोर हुआ है, इंटरनेशनल सिचुएशन में कमज़ोर हुआ है। तो इसलिए ये बातें इस तरह से कर रहे हैं। उनकी भाषा में जो खराबी आई है, उसकी वजह यही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, प्रशांत जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रशांत जी की आवाज़ नहीं आ रही है, जरा प्रशांत जी की आवाज़। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जी जी जी। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जी। जो कैप्चर हुआ पायलट जो गिरा अमेरिका का, वो क्या कैप्चर हो गया कि अमेरिका ने उसको रेस्क्यू करा लिया?
ये अभी सवाल है, क्योंकि युद्ध के दौरान दावे होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। दावों की पुष्टि इंडिपेंडेंट सोर्सेस से अभी तक नहीं हुई है। कल डोनाल्ड ट्रंप दोपहर में 1 बजे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी के मुताबिक, तो भारत के समय के हिसाब से रात के 10:30 बजे कल सोमवार को वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इसमें कुछ घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने उसका वीडियो जारी नहीं किया, उस पायलट की तस्वीर जारी नहीं की, तो केवल एक ट्वीट है, दावे हैं। अब ये एक नया आयाम इस युद्ध में जोड़ता है। अगर मैं मान भी लूं कि अमेरिका ने उस पायलट को रेस्क्यू करवा लिया, तो भी एक नया आयाम यहाँ पे आता है कि फर्ज कीजिए कि वो ईरान उसको कैप्चर कर लेता, तो अगर वो ईरान उसको कैप्चर करता तो जो बातचीत है, जो नेगोशिएशंस है, उसका पूरा जो भूगोल है, उसकी पूरी ग्रामर है, वो सब बदल जाती जी। और ये खतरा अब आता है कि जब अमेरिका अगर ग्राउंड फोर्स उतारने की सोचता है, तो फिर आपने ईरान को एक आइडिया दिया कि अब ईरान क्या करेगा कि उनके सैनिकों को कैप्चर भी करेगा। पहले एक बार ऐसा 79 में या 78 में हो चुका है। तो ये एक नया आयाम इस युद्ध में जुड़ा है, और अगर ग्राउंड फोर्सेस अमेरिका की उतरेंगी तो आप देखिएगा कि ये भी एक विस्तार उसका होगा। दूसरी बात की नेगोशिएशंस, बहरीन ने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव हरमुज को लेके बढ़ाया आगे जी। चाइना ने उसको फिलहाल रोक दिया, वो अगले हफ्ते आएगा। वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, चाइना ने बहुत साफ कहा कि इसमें यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा। तो हरमुज को लेकर अब भी ईरान जो है एक एडवांटेज वाली पोजीशन में बैठा हुआ है। दूसरी एक बात जो ईरान के रिजीम में तेजी से आएगी और आनी चाहिए भी, कि जिस लिए ये युद्ध हो रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, उसके पास क्षमता है जी। तो ईरान फिर उस तरफ बढ़ भी सकता है। अभी तक तो जो उनके मरहूम खमनेई साहब है उनका फतवा है, लेकिन ईरान उस तरफ बढ़ भी सकता है कि ईरान को अपने आप को सिक्योर करना है, और उसको नेटो से कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। भारत जैसा उसका दोस्त पुराना इजराइल के साथ खड़ा है इस वक्त युद्ध में, अकेला लोकतांत्रिक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है। उसके बाद आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन से उसको कोई एश्योरेंस नहीं है, तो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से उसको एश्योरेंस नहीं है, तो वो डिटरेंट क्यों नहीं बनाएगा? वो बिल्कुल डिटरेंट बनाएगा। तो उस तरफ विचार ईरान के अंदर ये आएगा। और इसका मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि नॉर्थ कोरिया बहुत छोटा सा कंट्री है, कोई उसके ऊपर हमले की बात नहीं करता, सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जी। तो ईरान के पास जो है इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है। इस युद्ध के दौरान ही उसने डिगो गार्सिया तक मिसाइल पहुंचा के दिखा दिया है, तो उसके पास क्षमता है जी। और वो वहाँ पे तेजी से ये बातें आएंगी दिमाग में उन लोगों के कि हम अपने ईरान को कैसे प्रोटेक्ट करें, और ये विचार ईरान में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, आप कैसे देखते हैं? जयशंकर जी। नहीं राजीव जी, वही बात है बेसिकली। अगर अमेरिका या ट्रंप साहब को लगता है कि उनके जो 2 पायलट वहाँ गिरे थे और उनको उन्होंने बचा लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो जो उनके सर्वशक्तिशाली जेट थे, युद्धक विमान थे F सीरीज के, उनका नष्ट होना क्या कहा जाएगा? उनको जिस तरह से मार गिराया ईरान के लोगों ने, तो ये तो बहुत बड़ी, उनकी हालत पतली हो जाती है इससे तो लगता है कि वो बहुत बड़ा लूजर हो गए हैं।
भाई उसी को तो बेचते थे ना दुनिया भर में कि हमारे पास F-36 है, F-35 है, F-15 है, F-16 है। कभी पाकिस्तान को देते थे, कभी किसी को देते थे, बोलते थे। तो जब उनके वो विमान भी मार गिराए जा रहे हैं वहां पे, इसका मतलब कि जहां आपने हमला किया वो आपसे मजबूत है, आपसे कमजोर तो कतई नहीं है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है राजीव जी कि अभी जैसे प्रशांत जी कह रहे थे, देखिए भारत देश अमेरिका या इजराइल के पक्ष में नहीं खड़ा है, भारत की सरकार खड़ी है। भारत की सरकार और उसके जो मुखिया हैं हमारे, वो कहते हैं कि स्टैंड विथ इजराइल। वो इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड या डोलांड क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बोलते हैं। भारत की जनता नहीं बोलती है। भारत की जनता तो खैर जिस तरह से खुल कर के आना चाहिए साथ में आती भी रही है। सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पहलकदमी कोई ले और लोग तैयार बैठे हैं। और लोग यहाँ के लोग जिस तरह से ज़्यादा करके ईरान के दूतावास में या मदद पहुँचा रहे हैं, देने की कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो विश्व का जनमत जो है, सरकारें चाहे किधर भी रही हों, नाटो देशों की भी खुल करके ना बोल पा रहे हों, अभी आप देखिए ईरान इस मामले में एकदम अकेला भी नहीं है, ऐसा नहीं है। चीन जैसे वीटो किया है, या रूस भी कहीं ना कहीं से उसको साथ पर्दे के पीछे से दे ही रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट की बातें हो या इस तरह की सैटेलाइट की बातें हो, तो चीन और रूस से भी उसको मिलता ही होगा, मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, इस मामले में अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात सही है, हमारे अमरिंदु भी जो कह रहे थे कि पागलपन में, बौखलाहट में कोई बहुत गलत कदम भी अमेरिका उठा सकता है, ट्रंप उठा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप वहाँ के सर्वशक्तिमान है। सीनेट खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, सब कुछ उनके लोग खिलाफ है, उनके घर के लोग खिलाफ है। फ्लोरिडा में उनको हरा दिया लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति वहाँ का बहुत ताकतवर है, उसके फैसले तो मानते ही हैं जी। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसी खतरनाक चाल चल दें वो, जिसका खामियाजा न सिर्फ ईरान और बल्कि पूरी मानवता को, वहाँ के पश्चिम एशिया के देशों को भुगतना पड़े, और आने वाले दिनों में आगे चल करके अमेरिका के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया आज इतनी ये ग्लोबलाइज हो गई है कि कहीं एक जगह आप नहीं अटैक करके जाके आप मार सकते हैं, मार के निकल के आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ईरान के लोगों ने साबित किया है कि हम वेनेजुएला नहीं हैं, हम सीरिया नहीं हैं, हम लीबिया नहीं हैं, हम इराक भी नहीं हैं जी। अगर आपके मंसूबे इस तरह से आएंगे तो उन मंसूबों का जवाब देना हम जानते हैं। इसकी तैयारियां भी हमने बहुत वर्षों से कर रखी है, क्योंकि आप लगातार कभी हमारे पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं, कभी धमकियां देते रहे हैं। तो सब तैयारी मेरे ख्याल से ईरान के साथ भी है, ईरान के भी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खाड़ी के जो अन्य देश हैं, जो आज अमेरिका के साथी बने हुए हैं, उनको भी ये इल्हाम होगा कि भाई बहुत दिनों तक अगर हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े रहे तो हमारे लोग, हमारी जनता हमारे खिलाफ हो सकती है, और कहीं ना कहीं कुछ नया बवाल तैयार हो सकता है। जी राजीव जी। जी जी। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, एक छोटा सा कमेंट प्रफुल्ल कोलखियान जी, क्या आपको भी लगता है कि एस्केलेट होते हुए आप देखते हैं इस जंग को? नहीं, एस्केलेट टू डिस्केलेट, हाँ एस्केलेट करेंगे, डिस्केलेट करने का इनका जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये करेंगे। देखिए मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ जब राफेल गिरा था तो आप इतना मजाक उड़ा रहे थे। अभी जो F सीरीज के विमान गिरे हैं, इससे इनका हथियारों का बाजार गिरा ना, विमान नहीं गिरता है, बाजार गिरता है। तो उसको उस टर्म में देखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखते हैं। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को बाहरी लोगों के लिए, अन्य देशों के लिए बहुत असीमित अधिकार है अन्य देशों पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उनके यहाँ जो 50 राज्य हैं उनके अपने अपने संविधान हैं, और उसके तहत उनको बाहरी लोगों के लिए उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंतरिक समस्याओं से वो उठाते हैं और अपने पक्ष में उठाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये अमेरिका का हित चूंकि बुरी तरह से इसमें फंस गया है, इसलिए उनको वो 2 पायलटों को रेस्क्यू किया है, इतना काफी नहीं है। अमेरिका के हितों को, उसके वर्चस्व की जो छवि है किया जाना है, इसीलिए अभी भी चलेगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फटिक तो आ ही गया है लड़ाई में, और वो समझ गए हैं कि क्या होगा नहीं होगा।
जिस तरह से उनके यहाँ जो सैन्य श्रृंखलाओं को समाप्त किया गया, रिजाइन करवाया गया, वो रेंडी जॉर्ज हों या और तमाम लोग जो जिस ढंग से हों, हेडसेट का जिस प्रकार का व्यवहार है, इससे और भी कई संकेत मिले हैं जो कैंट जो थे वो तुलसी गवार्ड का है। तो ये सभी युद्ध अपराधियां, इन पर मुकदमा चलने की शर्त तो होनी ही चाहिए और देखिए कि क्या होता है, लेकिन अभी रुकेगी नहीं। जी बिल्कुल, ये जंग रुकने वाली नहीं है और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही भड़काऊ दिशा में इस जंग को ले जाने के लिए काफ़ी नज़र आती है वैसी भाषा। देखते हैं आगे क्या होता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी कह रहे थे प्रशांत जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि वो अपने व्हाइट हाउस में रोज़ाना लगभग प्रेस से मिलते हैं और अगर वो नहीं मिलते हैं प्रेस से तो उनकी प्रेस सचिव मिलती हैं और बयान आता है वहाँ से। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। अभी से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने बातचीत की है कुछ मीडिया से और फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं ज़रा वो देखना होगा। बहुत अलग मोड़ पे ये पूरी जंग है, ये दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, जयशंकर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में दो और साथी जुड़े थे।